विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10, पाठ नंबर 16। मित्रों, अपने अगला पॉइंट स्थायी विकास यानी संपोषित विकास किसे कहते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। तो स्थायी विकास की व्याख्या के अनुसार भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं यानी ज़रूरतों को पूरी करने की क्षमता को नुकसान पहुंचाए बिना आजकल की पीढ़ी यानी वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना ही स्थायी विकास कहलाता है। स्थायी विकास में पर्यावरणीय संसाधनों का अस्तित्व बनाए रखने पर विशेष बल दिया जाता है। मानव सृष्टि के आसपास प्राकृतिक और मानव सर्जित आवरण यानी पर्यावरण पर पड़े गंभीर प्रभावों के कारण स्थायी विकास का विचार विकसित हुआ है। आज की पीढ़ी ने जो विकास साधा है और तेज़ी से विकास कर रहा है, उसे भविष्य में टिकाए रख सके ऐसा नहीं है। वर्तमान पीढ़ी जो सुविधाएं भोग रही है, वही सुविधाएं शायद भविष्य की पीढ़ी को प्राप्त होगा या नहीं, यही भय उत्पन्न हो रहा है। आर्थिक विकास के कारण प्राकृतिक संसाधनों का प्रमाण घटता है और उसकी गुणवत्ता कम होती है। इस परिस्थिति में विकास के विचार में बदलाव जरूरी है। विद्यार्थी मित्रों, आज का विकास और उसके कारण पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन स्थायी विकास के विचार के अधीन किया जाता है। अब हमें देखना है कि प्राकृतिक साधनों का संरक्षण यानी उसकी सुरक्षा तथा संवर्धन यानी बढ़ाने के लिए कौन कौन सी व्यूह रचना अपनानी चाहिए। तो ये निम्नलिखित व्यूह रचना अपनानी चाहिए। क्या व्यूह रचना अपनानी चाहिए? तो विद्यार्थी मित्रों, पहला, पुनः उपयोग में लिया जा सके यानी फिर से उपयोग में लिए जा सकें ऐसे प्राकृतिक साधनों जैसे कृषि लायक जमीन, वन, जल संपत्ति आदि का उपयोग, उनकी गुणवत्ता बनी रहे इस तरह करना, और जो प्राकृतिक संसाधन एक ही बार उपयोग में लिया जा सके ऐसे हैं जिनमें कोयला, पेट्रोलियम, खनिज आदि का समझदारी पूर्वक ढंग से, किफ़ायती ढंग से उपयोग करना चाहिए। दूसरा है परिवहन यानी यातायात खर्च कम हो, इस तरह उद्योगों का स्थान निश्चित करना और वाहनों में तथा उद्योगों में पर्यावरण मित्र टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़े ऐसा प्रयास करना चाहिए। तीसरा है जिन साधनों को एक से अधिक उपयोग में लिया जा सके उनका अधिकतम उपयोग करना चाहिए। जैसे विभिन्न सिंचाई योजनाओं का एक से अधिक उपयोग होता है। उदाहरण के लिए बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, परिवहन आदि में करना। चौथा है प्राकृतिक साधनों का दुरुपयोग ना हो, औद्योगिक कचरे का बिन आयोजित निकाल, जहरी रसायन, बढ़ती गंदी बस्तियां रोकने आदि पर नियंत्रण का कार्य करना चाहिए। पाँचवां, उत्पादन के सभी क्षेत्रों में और पवन ऊर्जा जैसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाने पर बल देना चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या उपाय हैं, कौन से उपाय करने चाहिए, ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसको हम ध्यान से सुने और याद करें। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में ईस्वी सन 1972 में पहली बार पृथ्वी परिषद का आयोजन किया गया। उसके बाद समय समय पर वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संबंधित भिन्न भिन्न यानी अलग अलग अनेक सम्मेलन और शिविरों का आयोजन हुआ। उसमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए
अनेक उपाय करने का निश्चय किया गया। भारत भी इन वैश्विक उपायों में सम्मिलित है। राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण की जागृति के लिए सरकार विभिन्न प्रयास कर रही है। जैसे कि पहला, देश के मुख्य शहरों में प्रदूषणों की जानकारी दी जाती है। दूसरा, प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए केंद्र तथा राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रचना की गई है। तीसरा, विश्व भर में 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया गया है, यानी मनाया जाता है। चौथा है, ईस्वी सन 1981 में भारत सरकार ने वायु प्रदूषण नियंत्रण धारा पास किया। पाँचवां, ओजोन स्तर में छिद्र, परमाणु कचरे का निकाल और जैविक विविधता बनाए रखने के लिए वैश्विक स्तर पर समझौते हुए हैं। इस प्रकार पर्यावरण की जवाबदारी हम सभी की है। यदि हम प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो वह समय दूर नहीं है कि जब पृथ्वी पर समग्र जीवन नष्ट हो जाएगा। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर पाठ पूरा होता है। आपको स्वाध्याय के प्रश्न हल कर लेने चाहिए, उसे याद कर लेना चाहिए। यदि किसी प्रश्न में कोई रुकावट हो, कोई अड़चन हो, तो आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके आप अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव उसका निराकरण लाने का प्रयत्न करूँगा। धन्यवाद।